हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बैक टू द बेसिक्स। दोस्तों, हमारे चैनल का एक ही लक्ष्य है, यूपीएससी एग्ज़ाम विदाउट फियर। देखिए, मैं आपको हमेशा एक ही बात कहता हूँ कि अगर भगवान ने आपको सिर्फ एक ही दिन जीने का मौका दिया है तो ये जीवन आप कैसे बिताना चाहते हैं। एक नो ऑफेंस टू मिस बकरी, बकरी के जैसा या शेर के जैसा निर्भय निडर होकर के जीना है, तो आपको क्या करना होगा? मेहनत करना होगा। वही है, आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप पर कल के डेट में बहुत सारे स्ट्रेसफुल काम ला दे जाएंगे। आपसे बहुत चीज़ें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में होगी, आपसे एक्सपेक्ट की जाएगी। तो अगर आप खुद ही डरपोक हैं कि कैसे एग्ज़ाम निकलेगा एंड छोटी छोटी चीज़ों से डर रहे हैं, तो फिर काम नहीं होगा। आपको डर को बदलना है मेहनत में। तो यही हमारा टारगेट है दोस्तों। आइए, इसी मेहनत की श्रृंखला में अभी हम लोग इकॉनमी रिलेटेड एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है प्लानिंग। दोस्तों, मेरा नाम है आनंद मोहन। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहला काम आप ये कीजिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाले टाइम में भी जो भी एमसीक्यू सेशंस मिले या फिर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको जो दिया जाता है फॉर क्रैकिंग यूपीएससी एग्जामिनेशन विदाउट फियर, वो आपको सीधे मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, कंसीडर द बेसिक फीचर ऑफ इम्पेरेटिव प्लानिंग। देखिए, इम्पेरेटिव प्लानिंग क्या होती है? दो टाइप की प्लानिंग होती है। एक हो गया आपका इम्पेरेटिव प्लानिंग और एक होता है इंडिकेटिव प्लानिंग। इम्पेरेटिव और एक होता है इंडिकेटिव। चलिए, इम्पेरेटिव प्लानिंग अडॉप्ट किया जाएगा बाय द कमांड इकोनॉमीज, ठीक है। इंडिकेटिव प्लानिंग अडॉप्ट किया जाएगा बाय द मार्केट इकोनॉमीज, ठीक है। इंपेरेटिव प्लानिंग में ज़्यादा रोल होगा स्टेट का, ज़्यादा से ज़्यादा रोल होगा स्टेट का। इंडिकेटिव प्लानिंग में स्टेट प्लान बताएगा, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा रोल होगा प्राइवेट सेक्टर का। इंपेरेटिव प्लानिंग जिस कंट्रीज में होता है वो होते हैं बेसिकली कम्युनिस्ट। इंडिकेटिव प्लानिंग जनरली कैपिटलिस्ट, ठीक है, प्लस डेमोक्रेसी, ठीक है। कम्युनिस्ट एक टाइप का पॉलिटी भी है और कम्युनिस्ट एक टाइप का इकोनॉमी भी है, ये बात ध्यान रखिएगा। और यहाँ आपका जनरली क्या रहेगा? डेमोक्रेसी देखने के लिए मिलेगा। आइए, चलिए पहला क्वेश्चन पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इंपेरेटिव प्लानिंग के बारे में बोल रहा है, न्यूमेरिकली डिवॉइड क्वालिटेटिव टारगेट्स, यानी यहाँ पर कोई क्वांटिटेटिव टारगेट्स नहीं होते हैं, न्यूमेरिकली डिवॉइड होता है। तो ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। जो आपका इंपेरेटिव प्लानिंग भी होता है, वहाँ पर भी ग्रोथ के टारगेट सेट किए जाते हैं कि रोड इतना बनेगा, ठीक है, फूड ग्रेन का इतना प्रोडक्शन करना है एंड ऑल दैट। तो न्यूमेरिकल टारगेट्स होते हैं। पहला स्टेटमेंट एक्चुअली गलत है। दूसरा देखिए, ओनरशिप राइट्स ऑफ रिसोर्सेस आर असाइंड एंड कंट्रोल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। देखिए, कंट्रोल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट होता है और असाइन वसाइन कुछ नहीं होता है, क्योंकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में ही होगा, ठीक है। तो दूसरा आपका क्या हो गया? गलत हो गया। तीसरा देखिए, नो रोल फॉर द मार्केट, नो प्राइस मैकेनिज्म। हाँ, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि ये क्या है, यहाँ मार्केट का कोई रोल नहीं है, ये है इंपेरेटिव प्लानिंग। यहाँ पर स्टेट का रोल है, ये कम्युनिस्ट नेशन है, ये कमांड इकोनॉमी चल रही है यहाँ पर। तो थर्ड इज एक्चुअली करेक्ट। फोर्थ देखिए, सिग्निफिकेंट प्रेजेंस ऑफ प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर कहाँ प्रेजेंट होगा? प्राइवेट सेक्टर इंडिकेटिव प्लानिंग में प्रेजेंट होगा, ना कि इंपेरेटिव प्लानिंग में। तो फोर्थ इज एक्चुअली रॉन्ग एकदम। इसको आप समझ चुके होंगे। तो क्वेश्चन 1 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 1, 2 एंड 4, क्योंकि इनकरेक्ट पूछा जा रहा है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। यहाँ इंपेरेटिव इंडिकेटिव दोनों को समझ लीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट अबाउट द टाइप ऑफ प्लानिंग, ठीक है। प्लानिंग के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? पहला है, ग्लोबली मोस्ट कंट्रीज आर मिक्स्ड इकोनॉमीज विथ इंडिकेटिव टाइप्स ऑफ प्लानिंग। बिल्कुल सही बात है, पहला स्टेटमेंट ही करेक्ट है आपका। जितने भी वर्ल्ड में कंट्रीज हैं, उसमें अब प्योर कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज नहीं रह गया है और प्योर कम्युनिस्ट इकोनॉमीज कोई भी नहीं रह गया है। सारे कंट्रीज हो चुके हैं एक तरीके से मिक्स्ड इकोनॉमीज, ठीक है। आप फीचर्स देख लीजिए, जैसे क्या चाइना है, तो क्या चाइना में मनी नहीं चलता है? मनी चलता है, और मनी नहीं होना चाहिए कायदे से। अगर कम्युनिस्ट इकोनॉमी कहा जाए तो मनी नहीं होना चाहिए। तो चाइना एक कम्युनिस्ट पॉलिटी है, बट इकोनॉमी कम्युनिस्ट नहीं रह गया है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो चाइना भी मिक्स्ड इकोनॉमी है। प्लस यूएस
क्या यूएस में मेडिकेयर ये सब करके जो है लोगों को सोशल फैसिलिटीज़ नहीं प्रोवाइड की जाती, जबकि वो फीचर है कम्युनिस्ट नेशन का। तो एक तरीके से आप समझ लीजिए, तो सारे के सारे कंट्रीज क्या है, मिक्स्ड इकोनॉमी को फॉलो करने लगे हैं। तो पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। इंडिकेटिव प्लानिंग क्या होता है? इंडिकेटिव प्लानिंग में होता ही है दोस्तों कि टारगेट गवर्नमेंट सेट कर देती है, टारगेट गवर्नमेंट सेट कर देती है कि 8% ग्रोथ रेट होगा। अब इसको फुलफिल को गवर्नमेंट को नहीं करा है, फुलफिल करेगी प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर को बाध्य नहीं करेगी कि तुम 8% से ही ग्रो करो, इतना प्रोडक्शन करो एंड ऑल दैट, वो सब नहीं। गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर को मोटिवेट करेगी, इंसेंटिवाइज करेगी। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया भी चाहता है कि हमारे यहाँ सेमी कंडक्टर ज़्यादा प्रोड्यूस हो, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसी भी कंपनी को ऐसा नहीं बोल सकते कि तुमको सेमी कंडक्टर का इंडस्ट्री लगाना ही होगा। गवर्नमेंट करेगी क्या कि सेमी कंडक्टर के क्षेत्र में कुछ इंसेंटिव देगी। जैसे आपका PLI स्कीम है, ठीक है, PLI है आपका, PLI स्कीम है, या फिर सब्सिडीज कुछ प्रोवाइड कर देगी उस सेक्टर में, इंटरेस्ट सबवेंशन कर देगी पर्टिकुलर लोन पर। तो ये सब करके उनको प्रमोट करेगी कि तुम इधर आओ इस सेक्टर में आओ। तो दिस इज द आपका ये स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा देखिए, बाकी सारे तो इनकरेक्ट हो गए। सिस्टम प्लानिंग एम्फेसाइजेज ऑन सोशियो इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स टू रूट आउट द प्रॉब्लम इन सोसाइटी एंड इकोनॉमी। देखिए, इवन तो हम लोग को आंसर ए मिल चुका है, मैं 2 वर्ड और लेना चाहता हूँ, एक सिस्टम प्लानिंग और एक नॉर्मेटिव प्लानिंग। सिस्टम प्लानिंग और नॉर्मेटिव प्लानिंग, ठीक है। देखिए, सिस्टम प्लानिंग कहता ये है कि कोई गरीब है, पुअर है, फॉर एग्जांपल शेड्यूल्ड कास्ट का इंसान है, तो ही इज पुअर, तो उसको चाहिए जॉब, तो जॉब उसको चाहिए, तो ठीक है, उसको बोलो कि वो पिग फार्मिंग कर ले, तो ये हो गया सिस्टम प्लानिंग। अब मान लीजिए कि ये जो शेड्यूल्ड कास्ट का इंसान है, फॉर एग्जांपल मुस्लिम है, तो मुस्लिम पिग फार्मिंग कर ही नहीं सकता है दोस्तों, ठीक है, कर ही नहीं सकता है। इस चीज़ को नज़रअंदाज कर देगी कौन? सिस्टम प्लानिंग। आपके सोशल चीज़ों को, जो सोशल स्टेटस है, सोशियो इकोनॉमिक चीज़ें जो है, कास्ट, रिलीजन, लैंग्वेज, इन सबको नज़रअंदाज कर देगी सिस्टम प्लानिंग, ठीक है। तो सिस्टम प्लानिंग हमेशा जाकर क्या होगा? फेल होगा। नॉर्मेटिव प्लानिंग क्या बोलेगी कि देखो, सिंस मुस्लिम्स कैन नॉट डू पिगरी फार्मिंग, तो उनको कुछ दूसरा अपॉर्चुनिटीज देना चाहिए डेवलपमेंट के लिए। तो ये हो गया नॉर्मेटिव आपका नॉर्मेटिव प्लानिंग। तो देख लीजिए, सिस्टम प्लानिंग एम्फेसाइजेज ऑन सोशियो इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स, नहीं, सिस्टम प्लानिंग गिव्स लेस इंपॉर्टेंस टू सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम सच एज कास्ट, रिलीजन, लैंग्वेज एटसेट्रा। और नॉर्मेटिव प्लानिंग एम्फेसाइजेज ऑन सोशियो इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स। नॉर्मेटिव प्लानिंग को इस बात से फर्क पड़ता है कि भाई देखो, कोई नॉर्मल मुस्लिम जो है वो पिग फार्मिंग करके इनकम नहीं जनरेट करेगा, ठीक है, भले आप कितना भी उसको इंसेंटिव दे दो, कुछ भी कर लो। तो दिस टाइप ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, इसको ये इंक्लूड की जाती है नॉर्मेटिव प्लानिंग में, ठीक है। तो ये आप समझ लीजिए सिस्टम प्लानिंग और नॉर्मेटिव प्लानिंग का डिफरेंस। चौथा देखिए, नीति आयोग विच वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2015 वाज द ऑफिशियल एक्सेप्टेंस ऑफ सिस्टम प्लानिंग इन इंडिया। नहीं, सिस्टम प्लानिंग जब गलत है, सिस्टम प्लानिंग की तरफ हम लोग क्यों जाएंगे? हम लोग जाएंगे नॉर्मेटिव प्लानिंग की तरफ। तो नीति आयोग आया है फॉर द नॉर्मेटिव प्लानिंग, ताकि ऐसा प्लान बनाओ जो कि सोशियो इकोनॉमिकली सूटेबल हो, वो कास्ट, रिलीजन, लैंग्वेज सबका ध्यान रखते हुए प्लान बने। तो नीति आयोग इज नॉट फॉर सिस्टम प्लानिंग, नीति आयोग इज फॉर नॉर्मेटिव प्लानिंग। तो डी इज ऑल्सो रॉन्ग, तो 2 का ए इज द राइट आंसर। आई होप आप समझ गए होंगे सिस्टम प्लानिंग, नॉर्मेटिव प्लानिंग। आइए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। Which of the following statements appropriately describes a spatial planning? स्पेशल प्लानिंग क्या होता है कि गवर्नमेंट ये डिसाइड कर लेगी, फॉर एग्जांपल ये इंडिया है, वाह, ये हो गया हमारा प्यारा भारत। किनके शब्द है हमारा प्यारा भारत? हमारे प्रिय प्रशांत धवन सर के। खैर, तो चलिए, ये तो हो गया आपका। तो ये कह रहा है कि स्पेशल प्लानिंग क्या है। तो स्पेशल प्लानिंग ये है कि दोस्तों गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि फॉर एग्जांपल ये बिहार और झारखंड का रीजन लेस डेवलप्ड है, तो यहाँ पर कोई पर्टिकुलर एक्टिविटी ज़्यादा प्रमोट करनी है,
ठीक है, या फिर मान लीजिए राजस्थान है, एक ये वेस्टर्न राजस्थान है जहाँ पर पॉपुलेशन भी नहीं है, ठीक है, इंडस्ट्री भी नहीं है, तो गवर्नमेंट ये डिसाइड करेगी कि यहाँ पर कुछ लोग मूव करें, कुछ प्राइवेट सेक्टर मूव करें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हो गई आपकी क्या स्पेशल प्लानिंग हो गया, ठीक है। तो पहला देख लीजिए स्टेटमेंट ऑफ द प्लानिंग इन विच प्लानर्स एम्फेसाइजेज ऑन द स्पेसिफिक सेक्टर, सेक्टर नहीं, मेथड्स एंड अप्रोचेज यूज्ड बाय, तो ये गलत हो गया, मेथड्स एंड अप्रोचेज यूज्ड बाय द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर टू इन्फ्लुएंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पीपल, हाँ बिल्कुल, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पीपल एंड एक्टिविटीज, एक्टिविटीज इन इन पर्टिकुलर प्लेस, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए पहले कोई था ही नहीं, लेकिन यहाँ पर जब इंडस्ट्री लगाएंगे तो यहाँ पर लोग आ जाएंगे, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पीपल को प्रभावित करेगा, ठीक है। तो यही हो गया आपका क्या स्पेशल प्लानिंग, तो बी करेक्ट है। बाकी सी डी देख लीजिए गलत ही, बी सही है, सी डी तो गलत ही होगा। फिर स्पेशल प्लानिंग एम्स टू रेज रिवेन्यू, ये सब कुछ नहीं है। प्लानिंग विच यूजेस फॉर द इफिशिएंट लैंड यूज इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सेटलमेंट ग्रोथ अक्रॉस अ लार्जर एरिया ऑफ लैंड, ये सब लार्जर एरिया ऑफ लैंड की बात नहीं की जाती है, पिन पॉइंटेड एरिया ऑफ लैंड की बात की जाती है। पहली बात तो यह है, ठीक है, लार्जर तो ओपन हो गया, तो सी डी गलत है, बी सही है। किसी पर्टिकुलर एरिया में हम लोग को क्या करना है, देखिए स्पेशल प्लानिंग सिस्टम रेफर्स टू मेथड्स एंड अप्रोचेज यूज्ड बाय पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर टू इन्फ्लुएंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पीपल एंड एक्टिविटीज इन स्पेसेस ऑफ वेरियस स्किल्स, ठीक है। छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, और भी बड़ा हो सकता है, यानी कि ये एक जिले लेवल पर भी हो सकता है, राज्य लेवल पर भी स्पेशल प्लानिंग हो सकती है, या फिर पूरे कंट्री लेवल पर भी हो सकती है, ठीक है। जो डी है वो रीजनल प्लानिंग का स्टेटमेंट है दोस्तों, डी इज द रीजनल प्लानिंग। ए जो था वो सेक्टोरल प्लानिंग था, ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं दोस्तों। द इंजीनियर स्टेट्समैन एम विश्वेश्वरैया, मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया, इन्हीं के बर्थडे को इंडिया में किसी पर्टिकुलर डे के नाम पर सेलिब्रेट किया जाता है। आप बताइए पहले बात तो बर्थडे कब है इनका और किस रूप में उसको सेलिब्रेट किया जाता है, ये आप बताएंगे। एनीवेज आ जाइए, तो मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया जी के बारे में was the first to advocate the idea of planning for India which with the context of विश्वेश्वरैया's plan consider the following statements, ठीक है। तो विश्वेश्वरैया जी जो है 1934 में अपना एक बुक लिखे थे, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, उसी के रिस्पेक्ट में है। दिस प्लान वाज द फर्स्ट ब्लूप्रिंट ऑफ, इस बुक का नाम आप लिख लीजिए, साथ में बताइए कि दादा भाई नौरोजी और आरसी दत्त के द्वारा लिखी गई किताबों का क्या क्या नाम है। दादा भाई नौरोजी और आरसी दत्त, ये सब चीज़ें आपको एकदम याद होनी चाहिए, रटी हुई होनी चाहिए, कोई डाउट ही नहीं है इस बात में। खैर, तो दिस प्लान वाज द फर्स्ट ब्लूप्रिंट ऑफ इंडियन प्लानिंग इन प्री इंडिपेंडेंस इंडिया, तो ये बात बिल्कुल ही सही है, ठीक है। दूसरा देखिए, मेन आइडिया ऑफ दिस प्लान वाज टू इंप्लीमेंट कमांड इकोनॉमी ड्यू टू एम विश्वेश्वरैयाज क्लोज एसोसिएशन विथ मैसूर स्टेट, ऐसा नहीं है दोस्तों, ये प्लानिंग की बात कर रहे थे, बट इनका प्लानिंग था कुछ केनेसियन प्लानिंग की तरह, केनेसियन प्लानिंग विच वाज अडॉप्टेड इन यूएस, ठीक है। तो ये कमांड इकोनॉमी वाली बात नहीं कर रहे थे, ये केनेसियन प्लानिंग की बात कर रहे थे, विच हैड बीन अडॉप्टेड इन यूएस एंड नॉट इन कम्युनिस्ट नेशंस, ठीक है। तो फोर्थ का क्या हो जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर। ध्यान रहे कि इट्स बेसिक पॉलिसी वाज टू अवॉइड कम्युनिस्टिक टेंडेंसीज, अवॉइड करना था कम्युनिस्टिक और कमांड इकोनॉमी को, ठीक है। और ज़्यादा ड्रिवन था ये किससे, यूएस और टर्की से। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट अबाउट द नेशनल प्लानिंग कमिटी, तो नेशनल प्लानिंग कमिटी, ठीक है, द नेशनल प्लानिंग कमिटी वॉज सेटअप बाई इनिशिएटिव ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस प्रेसिडेंट जवाहरलाल नेहरू इन 1938, क्या 1938 में आपके इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट जवाहरलाल नेहरू थे, नहीं थे, कौन थे, 1938 और 1939 में प्रेसिडेंट कौन थे आपके सुभाष चंद्र बोस जी, ठीक है। तो सुभाष चंद्र बोस जी के प्रेसिडेंसी में, इनिशिएटिव में ये नेशनल प्लानिंग कमेटी को सेटअप किया गया था, तो पहला स्टेटमेंट तो क्या है, गलत है। दूसरा देखिए, JRD टाटा, GD बिरला वाज आल्सो इनवाइटेड बाय पार्टिसिपेशन इन द नेशनल प्लानिंग कमेटी, तो ये बिल्कुल सही दोस्तों। दो टाइप का प्लान था उस टाइम, एक नेशनल प्लानिंग कमेटी का प्लान
और एक था बॉम्बे प्लान। हालांकि आइडियोलॉजिकली कुछ कुछ डिफरेंस था, बट बॉम्बे प्लान में कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट थे इंडिया के, जीडी बिरला, जेआरडी टाटा, ये सब थे। और नेशनल प्लानिंग कमेटी थोड़ा सा कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी पर था। लेकिन ये लोग दोनों लोग आपस में प्लानिंग के लिए एक दूसरे को मतलब एक्सचेंज इनमें हो रहा था आइडियाज़ का, बस ये समझ लीजिए। तो यस, जेआरडी टाटा एंड जीडी बिरला वाज इनवाइटेड इन द नेशनल प्लानिंग कमेटी, सेकंड इज करेक्ट। थर्ड देखिए, नेशनल प्लानिंग कमेटी वाज ए 30 मेंबर कमेटी डिवॉइड ऑफ एनी सब कमेटी। ठीक है, यानी इसमें कोई भी सब कमेटी नहीं थी, ऐसा बोल रहा है, ये तो टोटली गलत है। इसमें बहुत सारी सब कमेटी थी दोस्तों, लगभग इसमें 15 सब कमेटी थे। 15 नहीं, पहली बात 15 मेंबर थे इसमें, 15 मेंबर थे। ठीक है, और 29 सब कमेटी थी, और सभी सब कमेटी ने रिकमेंडेशंस भी दिया था। तो ये जो बोल रहा है कि हु फेल्ड टू प्रोड्यूस एनी रिकमेंडेशन, ये भी गलत है। ठीक है, 30 मेंबर कमेटी थी, ये भी गलत है क्योंकि 15 मेंबर कमेटी थी ये, और इसमें कोई सब कमेटी नहीं थी, ऐसा बोल रहा है, ये भी गलत है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट 3 बार गलत है, 1 2 3 बार गलत है। एनीवेज, तो फिफ्थ का राइट आंसर क्या हो गया दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, 2 ओनली इज द राइट आंसर। देख लीजिए, नेशनल प्लानिंग कमेटी को इनिशिएट किया गया था, सेटअप किया गया था सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस की इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता में, और नेशनल प्लानिंग कमेटी के चेयरमैन जो थे, अध्यक्ष बनाए गए थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, लेकिन ये किसके इनिशिएटिव पर स्टार्ट किया गया था? तो सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में। तो इसलिए पहला तो गलत हो गया आपका। और यस, ये लोग आए थे उसमें। फिर इधर देख लीजिए, 15 मेंबर की कमेटी थी और 29 सब कमिटीज थी, 29 वॉल्यूम ऑफ रिकमेंडेशंस भी इसमें, ठीक है, ये इसमें लाया गया था। ठीक है, आइए छठा क्वेश्चन देखते हैं। द बॉम्बे प्लान विद द पॉपुलर टाइटल ऑफ अ प्लान ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट फॉर इंडिया प्रिपेयर्ड बाय ए क्रॉस सेक्शन ऑफ इंडियाज लीडिंग कैपिटलिस्ट। तो ये कैपिटलिस्ट लोगों के द्वारा ही बनाया गया था। विथ कॉन्टेक्स्ट ऑफ इट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। बॉम्बे प्लान के रिस्पेक्ट में स्टेटमेंट्स देखिए। पहला, द बॉम्बे प्लान वॉज पब्लिश्ड अंडर द एडिटरशिप ऑफ जॉन मथाई, हु लेटर बिकम द फर्स्ट रेलवे मिनिस्टर इन नेहरूज कैबिनेट। ठीक है, एक मैं आपको बता दूं, जितने भी प्लान हैं उनके जो मेन ऑथर हैं उनके नाम आपको याद रखने हैं। तो बॉम्बे प्लान के ऑथर हैं दोस्तों पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास। ठीक है, तो ये पहला आपका गलत है। दूसरा देखिए, देयर वर एविडेंट कन्फ्लिक्टिंग व्यूज ऑन द इकोनॉमिक प्लानिंग बिटवीन द मेंबर्स ऑफ बॉम्बे प्लान एंड नेशनल प्लानिंग कमेटी। ठीक है, मैंने आपको क्या बोला है कि कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स थे, लेकिन पूरा एविडेंट कन्फ्लिक्टिंग व्यूज नहीं थे। ऐसा समझ लीजिए कि ये बॉम्बे प्लान है और ये नेशनल प्लानिंग कमेटी है। जब ये दोनों आइडियाज एक्सचेंज कर रहे हैं, एक दूसरे से मिलजुल रहे हैं, एक दूसरे के मेंबर्स को इनवाइट कर रहे हैं, तो यहाँ पर कन्फ्लिक्टिंग व्यूज कैसे हो गया? ठीक है, तो दूसरा भी आपका क्या हो गया दोस्तों? इनकरेक्ट हो गया। तीसरा देखिए, द प्लान गेव प्रायोरिटी टू द बेसिक इंडस्ट्रीज। बिल्कुल, हमारे यहाँ बेसिक इंडस्ट्रीज थी ही नहीं, तो फर्दर इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे होगा? पहले तो बेसिक इंडस्ट्रीज लगेगी, तभी तो फर्दर इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा। तो यस, 3 इज एक्चुअली करेक्ट। और कैपिटलिस्ट लोग क्या चाहेंगे? कैपिटलिस्ट लोग तो चाहेंगे कि पूरा कंट्री का इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, जिसके लिए क्या जरूरी है? आपका बेसिक इंडस्ट्रीज जरूरी है। तो 3rd इज करेक्ट। तो 6th का राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी, 3 ओनली। देखिए, यहाँ पर कुछ प्लान्स का नाम दिया है और यहाँ पर उस प्लान के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं। आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा प्लान है। अगर मैंने आपको क्या बोला कि अगर आपको हर प्लान का ऑथर का नाम पता हो तो आप सीधे बता सकते हैं। तो दिस प्लान वॉज फॉर्मुलेटेड बाय नारायण अग्रवाल। तो द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, गांधीयन प्लान। गांधीयन प्लान वॉज एक्चुअली फॉर्मुलेटेड बाय नारायण अग्रवाल। गांधीयन प्लान वॉज नॉट रिटन बाय महात्मा गांधी। देखिए, गांधी से इंस्पायर्ड होकर के 2 प्लान बने हैं, जिसमें से एक का नाम है गांधीयन प्लान, जिसको लिखा है नारायण अग्रवाल ने। ठीक है, और एक और गांधीयन आइडिया से प्रभावित होकर के बाद में लाया गया था सर्वोदय प्लान। ठीक है, सर्वोदय प्लान, जिसके ऑथर थे आपके जयप्रकाश नारायण। एकदम याद रखना है आपको, इसमें कोई डाउट ही नहीं कि याद रखना है कि नहीं रखना है, एकदम याद रखना है। तो यस, यहीं पर आपको आंसर मिल गया, गांधीयन प्लान। एनीवेज, तो दूसरा पढ़िए स्टेटमेंट।
इट्स प्रपोजल्स वेर द अपोजिट ऑफ वन पुट फोर्थ बाय द बॉम्बे प्लान। बॉम्बे प्लान चाहता था कैपिटलिज्म और ह्यूज इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है, और सेंट्रलाइज्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है। लेकिन गांधीयन प्लान इंडस्ट्रीज और इंडस्ट्रियलाइजेशन के अगेंस्ट था, क्योंकि गांधी जी भी इंडस्ट्रीज के अगेंस्ट थे। उनका कहना था कि जो जितनी भी समस्याएं उसका कारण इंडस्ट्रीज ही है। फिर तीसरा देखिए, आइडियोलॉजिकली दिस प्लान वाज अगेंस्ट द कॉमर्शलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी एंड सेंट्रलाइज्ड स्टेट पावर। बिल्कुल, ये किसकी बात करता था? ये पंचायती राज की बात करता था, तो सेंट्रलाइज्ड स्टेट पावर के अगेंस्ट था। देखिए ये तीनों फीचर्स हैं और इन तीनों के आधार पर हमें आइडेंटिफाई करना था कि विच प्लान इट इज़, एंड वी कुड आइडेंटिफाई इट ओनली ऑन द बेसिस ऑफ नेम नारायण अग्रवाल। तो सेवेंथ का राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। देख लीजिए, श्रीमन नारायण अग्रवाल फॉर्मुलेटेड द गांधीयन प्लान, ठीक है। इम्फेसिस था एग्रीकल्चर पर, ठीक है। नेशनल प्लानिंग कमेटी और बॉम्बे प्लान के अगेंस्ट था ये चाहता था डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, और मशीनरी कॉमर्शलाइजेशन और सेंट्रलाइज्ड पावर के अगेंस्ट था ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। Economic reforms with the human face, the slogan with which the economic reforms started in the early 1990s, also has the resonance of the People's Plan, ठीक है। People's Plan, तो People's Plan के आपको का भी ऑथर का नाम पता होना चाहिए, ये है एम एन रॉय, जो कि एक कम्युनिस्ट लीडर थे। एनीवेज, विथ रेफरेंस टू द पीपल प्लान कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो पहला है, इट वाज फॉर्मुलेटेड बाय द कम्युनिस्ट लीडर शौकत उस्मानी, ऐसे दांगे, मुजफ्फर अहमद। तो ये सब गलत है, ये सारे हैं कम्युनिस्ट लीडर ही, बट आपको तो पता है कि पीपल्स प्लान वाज फॉर्मुलेटेड बाय एम एन रॉय, तो पहला गलत है। दूसरा देखिए, ओनली द इंडस्ट्रियल सेक्टर वाज हाईलाइटेड बाय द प्लान ड्यू टू कम्युनिस्ट आइडियोलॉजीज इंपॉर्टेंस टू द इंडस्ट्रियल वर्कर। ऐसा नहीं है, जो पीपल प्लान था उसमें दो चीज़ें थी, इंडस्ट्रीज प्लस एग्रीकल्चर, क्योंकि इंडिया एक एग्रेरियन कंट्री था दोस्तों। तो क्या एग्रीकल्चर को पूरा अवॉइड किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता है। तो यस, एग्रीकल्चर वाज आल्सो ए पार्ट ऑफ पीपल्स प्लान। तो दूसरा भी आपका क्या है? इनकरेक्ट है। सिर्फ इंडस्ट्री पर फोकस नहीं था, इंडस्ट्री प्लस एग्रीकल्चर पर फोकस था। और बात की गई थी कि एग्रीकल्चर के नेशनलाइजेशन की, यस, एग्रीकल्चर के नेशनलाइजेशन की बात की गई थी, जो कि किससे? कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी है, ठीक है, क्योंकि सारे रिसोर्सेज का क्या हो जाना चाहिए? नेशनलाइजेशन हो जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू द कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी। तो एग्रीकल्चर के भी नेशनलाइजेशन की बात की गई थी। तो यस, 8 का क्या हो जाएगा? यहाँ इनकरेक्ट पूछ रहा है, दोनों इनकरेक्ट है, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 and 2 आर इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली डिस्क्राइब्स द सर्वोदय प्लान। सर्वोदय प्लान, पहले तो सब ऑथर का नाम तुरंत बता दीजिए कि क्या होगा इनका। जयप्रकाश नारायण, मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। एनीवेज, तो पहला देखिए, इट वाज पब्लिश्ड इन 1950 बाय सोशलिस्ट लीडर राजनारायण। तो ये तो पहले गलत हो गया, ये है जयप्रकाश नारायण, ना कि राजनारायण। हु लेटर वोन द इलेक्टोरल माल प्रैक्टिस केस अगेंस्ट प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी। यहाँ से आगे का केस स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। राजनारायण वोन द इलेक्टोरल माल प्रैक्टिस केस अगेंस्ट पीएम इंदिरा गांधी, बट ही वाज नॉट द ऑथर ऑफ सोशलिस्ट प्लान, ये सर्वोदय प्लान। ही वॉज नॉट द ऑथर ऑफ सर्वोदय प्लान, ठीक है। इंदिरा गांधी जी के खिलाफ राजनारायण केस लड़े थे, इलेक्शन लड़े थे, ठीक है। तो इलेक्शन तो हार गए थे, बाद में एक केस किया था उन्होंने इंदिरा गांधी पर कि इंदिरा गांधी जी जो इलेक्टोरल मैल प्रैक्टिस करके चुनाव जीती हैं, और वो केस वो जीत गए थे। तो सेकेंड स्टेटमेंट इज एक्चुअली करेक्ट, बट ही वॉज नॉट द ऑथर ऑफ सर्वोदय प्लान। एनीवेज, तो पहला इनकरेक्ट है। दूसरा देखिए, दिस प्लान वॉज आइडियोलॉजिकली इन्फ्लुएंस्ड बाय द वेरियस गांधीयन टेक्निक्स। बिल्कुल, सर्वोदय नाम ही सर्वोदय प्लान है, तो गांधीयन इन्फ्लुएंस इसमें हो गए। दूसरा करेक्ट है। तीसरा देखिए, दिस प्लान मेकर इन लेटर टाइम्स हैड प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द सेंट्रलाइजिंग नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग। बिल्कुल, जो आपका कंप्लीट रिवॉल्यूशन है, कहीं ना कहीं इसको संपूर्ण क्रांति बोलते हैं। कंप्लीट रिवॉल्यूशन या संपूर्ण क्रांति, जिससे परेशान होकर के इंदिरा गांधी जी ने क्या लगा दिया था? इमरजेंसी लगा दिया था। तो ये कंप्लीट रिवॉल्यूशन लाने वाले कौन थे? वो आपके जयप्रकाश नारायण ही थे, ठीक है। तो थर्ड इज आल्सो करेक्ट। तो 9th का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 2 and 3 ओनली। क्वेश्चन 10 देखेंगे।
कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, इन स्टेटमेंट्स को देखिए। ड्यू टू द सीरियस फूड शॉर्टेज एंड फेमाइन इन 1966 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइडेड टू टेक एन एनुअल प्लान। पहली बात तो यहाँ पर एक नहीं, यहाँ पर लगभग 3 प्लान आए थे, ठीक है, 1966 से लेकर के 1969 तक, ठीक है। और इसका रीज़न ये था आपका, देखिए एग्जैक्टली इस टाइम में फेमाइन नहीं आया था, फूड शॉर्टेज था बट नॉट ड्यू टू फेमाइन इन 1966, ठीक है। इसका कारण ये था कि हम लोग का फाइनेंशियल सिचुएशन सही नहीं था, कंट्री का फाइनेंशियल सिचुएशन सही नहीं था, प्लस चाइना और पाकिस्तान से रिसेंटली वॉर हुआ था, तो जिससे थोड़ा हम लोग का सेटअप बिगड़ गया था, ठीक है। तो दैट वाज द रीज़न, ना कि सीरियस फूड शॉर्टेज एंड फेमाइन। पहला स्टेटमेंट क्या है आपका, इनकरेक्ट है। दूसरा देखिए, द रोलिंग प्लान वाज लॉन्च्ड बाय द, देखिए 1966 से 1969 के पीरियड को बोलते हैं प्लान हॉलीडे, ठीक है। फिर देखिए, द रोलिंग प्लान वाज लॉन्च्ड बाय द जनता गवर्नमेंट इन 1990-1992। पहली बार जनता गवर्नमेंट कब थी? जनता गवर्नमेंट थी 1 साल के लिए, जब इंदिरा गांधी चुनाव हार गई थी, तो ये थी 1977 से 78, ठीक है। तो दूसरा आपका क्या है, गलत है, जनता गवर्नमेंट तो थी इस टाइम में। इस टाइम में इन्होंने क्या किया था, 5th प्लान को कट शॉर्ट करके 6th प्लान स्टार्ट कर दिया था। 5th प्लान को कट शॉर्ट करके क्या कर दिया था, 6th प्लान स्टार्ट कर दिया था। लेकिन ये सब कोई रोलिंग प्लान ये सब नहीं लाया था, रोलिंग प्लान आया है आपका, आया इसी ईयर में है, बट नॉट बाय द जनता गवर्नमेंट, नॉट बाय द जनता गवर्नमेंट। प्लस रोलिंग प्लान को गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स में रोलिंग प्लान नहीं कहा गया है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। देखिए पूरा चीज़ समझिए, जनता गवर्नमेंट आती है आपका इस टाइम में 1977-78 में, और 5th 5 ईयर प्लान को टर्मिनेट करके अपना 6th 5 ईयर प्लान शुरू कर देती है, ठीक है। 5th 5 ईयर प्लान अभी कंटिन्यू होता, लगभग 1980 तक चलता, उसको बीच में ही टर्मिनेट करके वो अपना शुरू कर देती है 6th प्लान, ठीक है। तो ये होता है, बाद में जब इंदिरा गांधी की सरकार आती है तो वो इस जनता पार्टी की सरकार की 6th प्लान को टर्मिनेट करके फिर से अपना 6th प्लान लेकर के आती है, ठीक है। तो दैट इज ऑल राइट, बट ये कोई रोलिंग प्लान ये सब अभी नहीं आया। रोलिंग प्लान आया है इन द 1990-1992 पीरियड, जबकि इंडिया बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस वगैरह से गुजर रहा होता है, ठीक है, तो उस टाइम, ठीक है, बट नॉट बाय द जनता गवर्नमेंट, ठीक है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी आपका क्या गलत है, तो 10th का राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी, नीदर 1 नॉट 2। आइए 11th क्वेश्चन देखते हैं। इन 2015 द गवर्नमेंट एबोलिश्ड द प्लानिंग कमीशन एंड रिप्लेस्ड इट बाय नीति आयोग, ठीक है। एक्रोनिम नीति स्टैंड्स फॉर नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ऑल राइट। विथ रेफरेंस टू ऑफिशियल फंक्शन ऑफ नीति आयोग, नीति आयोग के ऑफिशियल फंक्शन के रूप में पूछा जा रहा है कि क्या क्या है इसका ऑफिशियल फंक्शन। पहला पूछ रहा है कि प्रोपोजेज द लिमिट ऑफ कैंपेन एक्सपेंडिचर पर कैंडिडेट टू ऑल पार्टीज, ये तो किसका मैंडेट है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, पहला हो गया गलत। दूसरा देखिए, कोऑपरेटिव एंड कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, तो यस इट इज अ मैंडेट ऑफ नीति आयोग। विजन एंड सीनेरियो प्लानिंग, बिल्कुल सही बात है, नीति आयोग करती है 3 ईयर 7 ईयर और 15 ईयर प्लानिंग, ठीक है। तो उसी में आ जाता है आपका विजन प्लानिंग, सीनेरियो प्लानिंग जो भी है। फिर देखिए, द मीजर्स नीडेड टू ऑगमेंट द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ ए स्टेट, ये काम है फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया का, फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया का, ना कि नीति आयोग का, तो 4th आपका गलत है। फिर तो देखिए कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, तो बिल्कुल मतलब दो स्टेट्स के बीच में कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, या फिर यूनियन और स्टेट्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन ये करेगी। देखिए ना, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है तो कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व होगा तभी तो कोऑपरेशन बढ़ेगा, तो यस 5th इज ऑल्सो राइट। तो नीति आयोग का यही काम है, कोऑपरेटिव एंड कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म प्रमोट करना, विजन एंड सीनेरियो प्लानिंग करना और कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन करना। तो 2, 3, 5 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। देखिए आपको याद नहीं करना, लेकिन आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, ये सब नाम आप ना भूलेंगे नहीं, मतलब पूछूंगा तो आप शायद बता ना पाए, लेकिन देखेंगे तो यू कैन आइडेंटिफाई, इसीलिए इसको पढ़िए एक बार। नीति आयोग का ये फंक्शन, ऑफिशियली डिमार्केटेड फंक्शंस क्या क्या है, कोऑपरेटिव एंड कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, प्लीज स्पीक विथ मी प्लीज। कोऑपरेटिव एंड कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, शेयर्ड नेशनल एजेंडा, स्टेट्स बेस्ट फ्रेंड एट द सेंटर, स्टेट का बेस्ट फ्रेंड है ये सेंटर में, डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग, प्लीज से डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग, अगेन से विजन एंड सीनेरियो प्लानिंग, विजन एंड सीनेरियो प्लानिंग, डोमेन स्ट्रेटजीज, अलग अलग डोमेन के लिए स्ट्रेटजी बनाना, डोमेन स्ट्रेटजीज, नॉलेज एंड इनोवेशन हब के रूप में काम करना, नॉलेज एंड इनोवेशन हब,
हार्मोनाइजेशन, सभी को हार्मोनाइज करके चलना, कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, सभी का कन्फ्लिक्ट दूर करना, कोऑर्डिनेटिंग इंटरफेस विद द वर्ल्ड, वर्ल्ड से भी कोऑर्डिनेट करते रहना, दूसरे कंट्रीज में क्या चल रहा है नहीं चल रहा है उसको भी समझना, इंटरनल कंसल्टेंसी, सारे स्टेट्स को और कंपनीज को कंसल्टेंसी प्रोवाइड करना, उनकी ज़रूरत की उनको नॉलेज प्रोवाइड करना, कैपेसिटी बिल्डिंग, मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन। इसको आप एक आधा बार पढ़ लेंगे, आपके दिमाग में सब चीज़ें छप जाएंगी। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट अबाउट द स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द फुल टाइम ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क ऑफ नीति आयोग। ठीक है, तो पहला इट विल हैव ए वाइस चेयरपर्सन टू बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नहीं, वाइस चेयरपर्सन हो किसके द्वारा अपॉइंट किया जाएगा? पीएम के द्वारा। ठीक है, पीएम के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा। इसे चेयरपर्सन कौन होते हैं? चेयरपर्सन खुद पीएम होते हैं, और वाइस चेयरपर्सन किसके द्वारा अपॉइंट होता है? वो पीएम के द्वारा होता है। तो पहला गलत है। दूसरा देखिए, पार्ट टाइम मेंबर मैक्सिमम 6 एंड विल बी ऑन रोटेशनल बेसिस। पार्ट टाइम मेंबर मैक्सिमम होंगे 2, मैक्सिमम 2 होंगे। ठीक है, मैक्सिमम 6 नहीं होंगे। तीसरा देखिए, एक्स ऑफिसो मेंबर्स मैक्सिमम 4 फ्रॉम द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स नॉमिनेटेड बाय पीएम। तो यस, ये सही है कि टोटल 4 एक्स ऑफिसो मेंबर्स होंगे यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में से, और उसको कौन नॉमिनेट करेगा? पीएम नॉमिनेट करेंगे। ठीक है, तो सी इज करेक्ट। फिर देखिए, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर टू बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। नहीं, सीईओ किसके द्वारा अपॉइंट किया जाएगा? प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। आइए इसके स्ट्रक्चर को समझ लीजिए। नीति आयोग के सबसे पहले ऊपर में है चेयरपर्सन, कौन है? प्राइम मिनिस्टर है। फिर वाइस चेयरपर्सन प्राइम मिनिस्टर के द्वारा नॉमिनेटेड है। फिर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अगेन प्राइम मिनिस्टर के द्वारा नॉमिनेटेड है। फिर देखिए, फुल टाइम मेंबर्स, फिर पार्ट टाइम मेंबर्स में दो लोग होंगे जो कि कहीं से भी वो भी पीएम के द्वारा ही नॉमिनेट किए जाएंगे। ठीक है, बुलाए जाएंगे। फिर देखिए, एक्स ऑफिसो मेंबर्स 4 मंत्री होंगे जो कि वो अगेन पीएम के द्वारा। फिर स्पेशल इन्वाइटीज अगेन नॉमिनेटेड बाय द पीएम। फिर काउंसिल्स, यहाँ पर 2 काउंसिल होंगे। गवर्निंग काउंसिल में देखिए सभी लोग होंगे, सारे स्टेट के सीएम होंगे। फिर जो यूटीज़ हैं उसके भी सीएम होंगे, जो यूटी में सीएम नहीं होते हैं वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर होंगे एंड ऑल दैट, वो सब हो जाएंगे गवर्निंग काउंसिल में। रीजनल काउंसिल होगा, जैसे कि ये आपका कुछ एक रीजन का कुछ प्रॉब्लम है तो उसके लिए रीजनल काउंसिल बनाया जाता है, तो ये एडहॉक टाइप का बॉडी है आपका नीति आयोग में। तो यस, इसको ध्यान रखिए। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वेर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस प्लानिंग का क्या क्या ऑब्जेक्टिव था? तो क्या इकोनॉमिक ग्रोथ था? यस। मॉडर्नाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी था? यस। सेल्फ रिलायंस, ठीक है, आत्मनिर्भरता, हाँ ये भी एक प्लान ये था। इक्विटी, यानी एक तरीके से क्या हो गया, जो गरीब है उसकी भी लाइफ इंप्रूव हो, तो यस। बूस्ट एक्सपोर्ट, ध्यान रहे इंडिया उस टाइम था क्लोज्ड इकोनॉमी, क्लोज्ड इकोनॉमी को ना इंपोर्ट करना है बहुत ज़्यादा ना ही एक्सपोर्ट करना है, तो एक्सपोर्ट बूस्ट करने ये सब कोई ऑब्जेक्टिव नहीं था। इंक्रीज फॉरेक्स रिजर्व, जब इकोनॉमी ही क्लोज्ड है तो फॉरेक्स रिजर्व बहुत ज़्यादा क्या होगा, तो ये भी इसका ऑब्जेक्टिव नहीं था। तो 13th का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 1, 2, 3 एंड 4। देखिए, गोल ऑफ 5 ईयर प्लान में थे ग्रोथ रेफर्स टू इंक्रीज इन कंट्रीज कैपेसिटी। ठीक है, मॉडर्नाइजेशन होगा जिससे कि नई नई मशीन आए, टेक्नोलॉजी आए, प्लस सोशल आउटलुक भी चेंज हो। फिर सेल्फ रिलायंस यानी कि दूसरे कंट्रीज पर डिपेंडेंसी को कम करना। फिर इक्विटी प्रमोट करना, यानी बेनिफिट्स जो है वो पुअर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी तक भी पहुंचे, वो हो गया आपका इक्विटी। और देखिए, एक्सपोर्ट बूस्ट करना, फॉरेक्स रिजर्व, ये सब पार्ट नहीं था क्योंकि इंडिया कैसा था, क्लोज्ड इकोनॉमी था। आइए 14th क्वेश्चन देखेंगे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द सर्वोदय प्लान एंड द बॉम्बे प्लान रिलेटेड टू इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया। ठीक है, तो सर्वोदय प्लान और बॉम्बे प्लान के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स पूछा जा रहा है। तो पहला देखिए, सर्वोदय प्लान वॉज ड्राफ्टेड बाय जयप्रकाश नारायण, मैंने बता ही दिया आपको। बॉम्बे प्लान वॉज ड्राफ्टेड बाय JRD टाटा, GD बिरला, तो ये भी स्टेटमेंट आपका क्या है, ये सही है। दूसरा देखिए, सर्वोदय प्लान वॉज मोर सोशलिस्टिक, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, एज इट्स मेन ऑब्जेक्टिव वॉज टू एम्फेसाइज ऑन एग्रीकल्चर एंड विलेज इंडस्ट्रीज,
स्पेशली स्मॉल स्केल टेक्सटाइल्स एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज इन द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। बिल्कुल सही बात है। सर्वोदय प्लान सोशलिस्टिक था, क्योंकि देखिए जो जयप्रकाश नारायण थे ना वो खुद एक सोशलिस्टिक लीडर थे, तो यस इट वॉज सोशलिस्टिक। देखिए सर्वोदय प्लान सोशलिस्टिक भी था और गांधीयन भी था, ये बात याद रखिएगा। तो दूसरा करेक्ट है। तीसरा देखिए द बॉम्बे प्लान वॉज मोर कैपिटलिस्टिक। बिल्कुल कैपिटलिस्ट लोग ही उसको ड्राफ्टिंग करें तो कैपिटलिस्टिक ही होगा। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था इसका बैलेंस्ड इकोनॉमी, रेज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, मासेस का पॉपुलेशन, मतलब ठीक है पर कैपिटा इनकम को बढ़ाना, ये सब इसका आपका ये था टारगेट था। तो थर्ड इज ऑल्सो करेक्ट। तो 14 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी 1, 2 एंड 3। आइए 15th क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग 5 ईयर प्लान्स। यहाँ 5 ईयर प्लान्स का नाम दिया है, मतलब फर्स्ट 5 ईयर प्लान का कुछ नाम दिया है, सेकंड 5 ईयर प्लान का नाम दिया है, थर्ड का नाम दिया है। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। फर्स्ट 5 ईयर प्लान को बोलते हैं, फर्स्ट 5 ईयर प्लान को बोलते हैं हम लोग दोस्तों हैरोड डोमर मॉडल। हैरोड डोमर मॉडल। हैरोड डोमर मॉडल का मतलब क्या है ये भी समझ लीजिए। हैरोड डोमर होने का मतलब क्या है इस चीज को समझ लीजिए कि लेवल ऑफ सेविंग्स बढ़ाना है, सेविंग्स बढ़ाना है, और कैपिटल टू आउटपुट रेशियो को घटाना है। ठीक है, सेविंग्स बढ़ाना है और कैपिटल टू आउटपुट रेशियो को घटाना है। ये हो गया आपका हैरोड डोमर मॉडल, और ये फर्स्ट 5 ईयर प्लान को हम लोग बोलते हैं। दूसरा जो प्लानिंग सेकेंड 5 ईयर प्लान था, इसको ड्राफ्ट किया था इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट के फाउंडर पीसी महालानोबिस ने, तो इसीलिए इसको महालानोबिस मॉडल भी बोलते हैं, महालानोबिस मॉडल सेकेंड को। और थर्ड को हम लोग बोलते हैं गाडगिल योजना। थर्ड 5 ईयर प्लान को हम लोग बोलते हैं गाडगिल योजना। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, अब देख लीजिए, फर्स्ट को बोल रहा है या महालानोबिस मॉडल, गलत है। फर्स्ट क्या हो गया आपका? हैरोड डोमर मॉडल। सेकंड को ये बोल रहा है हैरोड डोमर मॉडल, गलत है। सेकंड क्या हो गया? महालानोबिस मॉडल। थर्ड को बोल रही है गाडगिल योजना, तो थर्ड बिल्कुल करेक्ट है। तो 15th का राइट आंसर क्या हो गया? इनकरेक्ट पूछा जा रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए 1 एंड 2 ओनली आर इनकरेक्ट। देख लीजिए, गाडगिल योजना का क्या मतलब है? गाडगिल योजना का मतलब बैलेंस्ड और रीजनल डेवलपमेंट है। स्टेट वगैरह का भी डेवलपमेंट होना चाहिए, सिर्फ ये नहीं कि ओवरऑल कंट्री में कहीं का भी डेवलपमेंट, हर जगह का होना चाहिए। एनीवेज, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स हैव बीन अंडरटेकन बाय नीति आयोग। नीति आयोग का क्या क्या इसमें से इनिशिएटिव है? एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, यस नीति आयोग। अटल इनोवेशन मिशन, यस। फिर देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन द इंडियन हिमालयन रीजन प्रोग्राम। तो दोस्तों ये भी आपका नीति आयोग का ही प्रोग्राम है। फिर देखिए एक भारत श्रेष्ठ भारत, ये क्या करता है कि जैसे अलग अलग स्टेट में कुछ भी कल्चर, लैंग्वेज, इन सब का प्रॉब्लम है, मतलब इन सब का डिफरेंस है अलग स्टेट से। एक स्टेट का कुछ अलग कल्चर है, अलग लैंग्वेज एंड ऑल, दूसरे स्टेट का कुछ अलग कल्चर, अलग लैंग्वेज है, तो इन दोनों को ऐसा कुछ मर्ज करना कि ये दोनों साथ मिलकर के काम करें। तो ये हो गया एक भारत श्रेष्ठ भारत। फिर देखिए सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल प्रोग्राम। तो ये क्या करता है ना कि कुछ स्टेट्स का जो एजुकेशन है उसको इम्प्रूव करने के लिए लाया गया है। ये यस नीति आयोग के द्वारा ही लाया गया है। और ये कौन कौन स्टेट है इसमें टारगेट? एमपी, उड़ीसा, झारखंड। याद रखिएगा सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल प्रोग्राम। ठीक है, ये कुछ स्कूल्स को टारगेट किया जाएगा, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और झारखंड के। तो यस 5th इज ऑल्सो राइट। 6th देखिए स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम, ये किसके द्वारा लगा है? मौसी के द्वारा। मौसी आपकी मौसी नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, हम सबकी मौसी। ठीक है, तो सी इज इनकरेक्ट। 6 नहीं है पार्ट नीति आयोग का। तो 16th का राइट आंसर क्या हो गया आपका? 1 2 3 4 5, ऑप्शन नंबर सी। ये अलग अलग जगह आप पढ़ते होंगे, बहुत मुश्किल नहीं है। ये तो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट बोलना, अटल इनोवेशन, ये सब तो एकदम आपको याद ही रहना चाहिए। आई क्वेश्चन 17 देखिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इकोनॉमिक क्राइसिस फेस्ड बाय इंडिया ड्यूरिंग 1990। तो 1990 के टाइम में
आपका जो इंडिया ने इकोनॉमिक क्राइसिस फेस किया उसके बारे में पूछ रहा है। तो उस टाइम हाई फिजिकल डेफिसिट था। बिल्कुल, फिजिकल डेफिसिट क्या होता है? हम लोग इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं और एक्सपोर्ट बहुत कम कर रहे हैं, ठीक है। तो अब जो है नहीं नहीं, ये फिजिकल डेफिसिट नहीं हुआ, ये हुआ करेंट अकाउंट डेफिसिट। तो ठीक है, करेंट अकाउंट डेफिसिट भी उस टाइम था बहुत ज़्यादा। देखिए, करेंट अकाउंट डेफिसिट भी था। करेंट अकाउंट डेफिसिट का मतलब कि वी आर इंपोर्टिंग मोर एंड वी आर एक्सपोर्टिंग लेस, ठीक है। दोस्तों, बोलने में अगर गलत हो जाए तो माफ़ कर दीजिएगा प्लीज़। मैं एकदम हाथ जोड़ करके आपसे माफ़ी चाहता हूँ। ऐसा मैं गलती बिल्कुल करना नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ ज़बान पर बिल्कुल कंट्रोल रहे, ठीक है। लेकिन बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन और नॉलेज प्रोसेस करना होता है तो समटाइम्स वी मेक मिस्टेक। तो आप ह्यूमन एरर समझ करके प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। आई डोंट वांट टू कंफ्यूज यू ऑन एनी ग्राउंड बिकॉज दीज थिंग्स आर सीरियस थिंग्स, ठीक है, एंड आई अंडरस्टैंड इट्स सीरियसनेस प्रॉपरली। तो ठीक है, हाई करेंट अकाउंट डेफिसिट जो है, हाई करेंट अकाउंट डेफिसिट उस टाइम था आपका 1990s के इकोनॉमिक क्राइसिस के दौरान। फिर देखिए, फिजिकल डेफिसिट भी हाई था। फिजिकल डेफिसिट का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट जो है वो उसका रिसोर्सेज कम है, ठीक है, लेकिन एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, रिसोर्सेज कम है, तो उसको कहेंगे हाई हाई फिजिकल डेफिसिट। फिर देखिए, हाई इंपोर्ट कवर। हाई इंपोर्ट कवर नहीं है दोस्तों। इंपोर्ट कवर का मतलब क्या हुआ कि हमारे पास क्षमता इंपोर्ट करने की क्षमता किससे डिसाइड होगी? हमारे फॉरेक्स रिजर्व से डिसाइड होगी, ठीक है। तो हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व कुछ एक हफ्ते जैसा ही रह गया था। तो हाई इंपोर्ट कवर नहीं था हमारे पास, लो इंपोर्ट कवर था। तो थ्री तो नहीं है। फिर देखिए, इंडिया वॉज ऑन द वर्ज ऑफ डिफॉल्टिंग ऑन इट्स इंटरनेशनल डेट ऑब्लिगेशन। बिल्कुल, हम लोग बैंक करप्ट होने ही वाले थे। फोर्थ इज करेक्ट। फिफ्थ देखिए, वेरी हाई इन्फ्लेशन रेट्स। बिल्कुल, लगभग 17% के आसपास इन्फ्लेशन था। तो फिफ्थ भी करेक्ट है। तो 17 का राइट आंसर क्या हो गया? 1, 2, 4 एंड 5, यानी ऑप्शन नंबर सी। आई 18th क्वेश्चन देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रिगार्ड टू ग्लोबलाइजेशन इंडिया। इंडिया में जो ग्लोबलाइजेशन है उसके रिस्पेक्ट में स्टेटमेंट्स पूछा जा रहा है। तो ग्लोबलाइजेशन का क्या क्या फीचर है या क्या क्या पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस है इंडिया में? तो पहला बोला रिडक्शन इन ब्रेन ड्रेन। तो देखिए, जब ग्लोबलाइजेशन स्टार्ट नहीं हुआ था तो इंडिया में जो भी पढ़ते थे बच्चे आईआईटीज वगैरह में, वो अच्छी जॉब के लिए क्या कर लेते थे? इंडिया से बाहर चले जाते थे। अभी भी कुछ लोग इंडिया से बाहर जाते ही हैं, या फिर ज़्यादा लोग भी जाते होंगे, ठीक है। बट इंडिया में अब अपॉर्चुनिटीज़ भी है, जैसे मल्टीनेशनल कंपनीज इंडिया में आई हैं, जिसके कारण ये भी जो है बहुत अच्छी सैलरी प्रोवाइड करते हैं, 60 लाख 70 लाख एंड ऑल दैट। तो देर आर पीपल हु डू नॉट गो आउटसाइड ऑल्सो। तो यस, इट हैज़ रिड्यूस्ड ब्रेन ड्रेन। ग्लोबलाइजेशन ने इंडिया में ब्रेन ड्रेन को रिड्यूस किया है, आप इस बात को समझिए। दूसरा देखिए, डेवलपमेंट ऑफ द कैपिटल मार्केट। तो यस, ग्लोबलाइजेशन के कारण कैपिटल मार्केट भी क्या हुआ है आपका? डेवलप हुआ है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज हुआ। आपको पता है कि इंडिया में वन ऑफ द हाईएस्ट एफडीआई आता है। फिर देखिए, रिडक्शन इन इनइक्वालिटीज़। दोस्तों, यही सिर्फ एक चीज़ नहीं हुई ग्लोबलाइजेशन के कारण, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें इंप्रूव हुई है, बट इनइक्वालिटी हैज़ ऑल्सो इंक्रीज, ठीक है। क्योंकि जो अमीर लोग हैं ना, वो बहुत ज़्यादा अमीर बन गए हैं। गरीब लोग तो ऐसा नहीं कहेंगे कि जैसी उनकी स्थिति थी और नीचे चले गए हैं, क्योंकि उनकी भी स्थिति सुधरी है। बट चूंकि अमीर लोग बहुत ज़्यादा अमीर बन गए हैं, इसलिए जो इनइक्वालिटी है वो बढ़ गई है। इनइक्वालिटी जो है इन दोनों के बीच में बहुत बढ़ गई है। तो फोर्थ इज नॉट पार्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, नॉट द पॉजिटिव फीचर ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो 18th का राइट आंसर क्या हो गया? 1, 2 एंड 3 ओनली, यानी ऑप्शन नंबर सी। देखिए, एकदम इसको याद कर लीजिए। पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या क्या है ग्लोबलाइजेशन का? इंक्रीज इन फॉरेन ट्रेड, इंक्रीज इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट, एफडीआई एफपीआई, इंक्रीज इन फॉरेक्स रिजर्व। इंडिया के पास अभी लगभग $600 बिलियन से प्लस है। फिर देखिए, फॉरेन कोलेबोरेशंस बढ़ा है, जॉइंट वेंचर्स बढ़ा है, एक्सपेंशन ऑफ मार्केट हुआ है, टेक डेवलपमेंट हुआ है, कैपिटल मार्केट डेवलप हुआ है, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हुआ है, ब्रेन ड्रेन घटा है। निगेटिव इम्पैक्ट्स क्या क्या है? डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज का लॉस हुआ है, कुछ अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम है, फिर लेबर का एक्सप्लॉयटेशन होता है क्योंकि लो वेज है एंड ऑल दैट। फिर देखिए, इनइक्वालिटीज बढ़ी है। फिर देखिए, कल्चर और वैल्यू सिस्टम हम लोग का थोड़ा प्रभावित हुआ है, क्योंकि हम लोग वेस्टर्न कल्चर, जैसे वेस्टर्न इकोनॉमी से ही नहीं प्रभावित हो रहे हैं। नाउ वी आर ऑल्सो गेटिंग इम्पैक्टेड बाय द वेस्टर्न कल्चर, ठीक है। टू सम एक्सटेंट दैट इज गुड, बट नॉट इन एवरी एस्पेक्ट, ठीक है। 19th क्वेश्चन देखिए,
विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द मेन एम ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म अंडर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991। तो इसका मेन एम क्या है 1991 के इकोनॉमिक पॉलिसी का? तो मार्केट फोर्सेस वुड ड्राइव द इकोनॉमी टुवर्ड्स डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का यही एम था, क्योंकि इसके पहले क्या माना जाता था कि स्टेट जो है वो इकोनॉमी को चलाएगी। बट कहीं ना कहीं ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 ने ये मान लिया कि अब स्टेट के बस की बात नहीं है, ठीक है, अब हम लोग को जो मार्केट फोर्सेस है उसको ज़्यादा बड़ा रोल देना ही होगा, मार्केट फोर्सेस को एक बड़ा रोल देना ही होगा। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। बाकी देखिए, द गवर्नमेंट वुड ड्राइव द इकोनॉमी, ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट पहले से ड्राइव कर रही थी बट ये थोड़ा फेल हो गया था। फिर देखिए, पब्लिक वुड ड्राइव द इकोनॉमी, ऐसा भी नहीं है, ठीक है, पब्लिक नहीं ड्राइव करेगी, गवर्नमेंट नहीं ड्राइव करेगी, कौन ड्राइव करेगी इकोनॉमी को? मार्केट फोर्सेस ड्राइव करेगी। तो दिस वाज द रिफॉर्म अंडरटेकन इन द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991। देख लीजिए, इसके 3 पार्ट हैं बेसिकली। एक तो लिबरलाइजेशन है। लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है? जो गवर्नमेंट कंट्रोल है चीज़ों के ऊपर से, रिस्ट्रिक्शंस वगैरह वो सब हटा देना। प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट हैज़ नो बिजनेस टू बी इन बिजनेस, यानी बिजनेस कौन करेगी? प्राइवेट सेक्टर करेगी, ठीक है। तो धीरे धीरे गवर्नमेंट का रोल घटाना उसमें से, जैसे पब्लिक सेक्टर जो एंटरप्राइजेज है उसको सेल कर देना, बेचते चले जाना एंड ऑल दैट। फिर ग्लोबलाइजेशन है। तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है कि अनरेस्ट्रिक्टेड क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कैपिटल एंड लेबर फोर्सेस, ये हो गया आपका ग्लोबलाइजेशन। आइए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंडियन इकोनॉमी ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। तो इंडियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। तो ब्रिटिश रूल के दौरान इंडियन इकोनॉमी में क्या क्या हुआ? देखिए, कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हुआ। तो यस, एग्रीकल्चर का कॉमर्शियलाइजेशन हुआ, क्योंकि हम लोग अब कैश क्रॉप पर ज़्यादा फोकस करने लगे, जैसे इंडिगो की खेती एंड ऑल दैट। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। फिर देखिए, राइज ऑफ न्यू लैंडलॉर्डिज्म, हाँ, क्योंकि एक नया लैंडलॉर्ड क्लास ब्रिटिशर्स ने खुद ने क्रिएट किया। तो 2 इज करेक्ट, क्योंकि आपको पता है ना, परमानेंट सेटलमेंट, फिर रैयतवाड़ी सेटलमेंट, फिर महलवाड़ी सेटलमेंट। तो इन सब के थ्रू क्या हुआ? न्यू लैंडलॉर्ड क्लास ब्रिटिशर्स ने करेक्ट किया। फिर देखिए, इम्पोवरिशमेंट ऑफ पीजेंट्री, जो किसान लोग थे वो गरीब हो गए, तो यस। फिर रूइन ऑफ द ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स इंडस्ट्री, यानी जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्री थी वो एकदम बर्बाद हो गई, तो यस, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। फिर देखिए, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, ऐसा कुछ नहीं हुआ भैया, हमारा एग्रीकल्चर जैसा 200 साल पहले था वैसा ही रह गया पूरे 200-250 साल में। फिर इंक्रीज इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन, ये भी नहीं हुआ दोस्तों, फूड ग्रेन प्रोडक्शन डिक्रीज हुआ, क्योंकि फोकस किस पर आ गया? कैश क्रॉप्स पर। तो 5th और 6th रॉन्ग है, 1 2 3 4 राइट है। 20 का राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी, 1 2 3 एंड 4 ओनली। बहुत बेसिक क्वेश्चन है दोस्तों। आपको पता है कि ये जो कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर के अगेंस्ट ही आपका चंपारण सत्याग्रह भी हुआ था, ठीक है, क्योंकि इंडिगो की खेती पर ब्रिटिशर्स फोकस करते थे, जिससे कि वहाँ के किसानों का नुकसान होता है, बिहार के किसानों का। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। यहाँ पर एक बहुत अच्छा टर्म दिया है, सर्कुलर इकोनॉमी। तो इससे ये आपको पता चलता है कि 2 टाइप की इकोनॉमी होती है, एक होती है लीनियर, एक होता है सर्कुलर। मैं आपको इसका अंतर बता दूंगा, आप खुद आंसर मार लेंगे। लीनियर इकोनॉमी का मतलब क्या होता है कि एक रॉ मटेरियल है, इससे बना प्रोडक्ट यूज हो गया, प्रोडक्ट को यूज कर लिया, तो ये क्या बन गया? वेस्ट, ठीक है, और इस वेस्ट को क्या कर दिया गया? थ्रो कर दिया गया। दिस इज लीनियर इकोनॉमी। सर्कुलर इकोनॉमी में क्या होता है? रॉ मटेरियल से शुरू हुआ मामला, रॉ मटेरियल से बना प्रोडक्ट से बना वेस्ट फिर से क्या बन गया? रॉ मटेरियल बन गया, वेस्ट को ही रॉ मटेरियल बना दिया गया, तो ये हो गया आपका सर्कुलर इकोनॉमी, ठीक है। अब देखिए, द प्रोडक्ट्स इन सर्कुलर इकोनॉमी आर मोर कॉस्ट इफेक्टिव फ्रॉम ए कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इसमें बार बार नया रॉ मटेरियल नहीं चाहिए, वेस्ट को ही रॉ मटेरियल के तौर पर यूज किया जा रहा है, तो ये कंज्यूमर के लिए क्या होगा? सस्ता होगा, तो दिस इज करेक्ट। दूसरा देखिए, सर्कुलर इकोनॉमी सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ डिस्पोजल ऑफ वेस्ट। डिस्पोजल ऑफ वेस्ट कहाँ हो रहा है? इसमें वेस्ट तो फिर से रॉ मटेरियल में कन्वर्ट हो जा रहा है, तो यस, 2 इज ऑल्सो करेक्ट। थर्ड देखिए, द सर्कुलर इकोनॉमी हैज पोटेंशियल टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन एटसेट्रा। अब भाई वेस्ट को थ्रो नहीं करोगे तो ये सारा पोल्यूशन तो कम ही होगा ना, तो 3rd इज ऑल्सो करेक्ट। 21 का राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी, 1 2 एंड 3।
क्वेश्चन 22 देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द टाइप्स ऑफ प्लानिंग। तो देखिए यहाँ पर इम्पेरेटिव प्लानिंग है और इंडिकेटिव प्लानिंग है। मैं आपको शुरू में ही बताया था, याद है आपको, इम्पेरेटिव और इंडिकेटिव। देखते हैं। इम्पेरेटिव प्लानिंग इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। नहीं, इम्पेरेटिव प्लानिंग इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन। ठीक है, तो पहला गलत है। दूसरा देखिए, इंडिकेटिव प्लानिंग द अथॉरिटी डिसाइड्स अबाउट एवरी एस्पेक्ट ऑफ इकोनॉमी टू माइन्यूट डिटेल्स, सेट टारगेट्स एंड एडमिनिस्टर इट्स इम्प्लीमेंटेशन। दोस्तों स्टेटमेंट दोनों गलत है, स्टेटमेंट दोनों ही गलत है। तो राइट आंसर तो इसका हो गया ऑप्शन नंबर सी। आप ऐसा करिए कि यहाँ इंपेरेटिव प्लानिंग लीजिए और ये पढ़िए। इंपेरेटिव प्लानिंग इज में ये होता है आपका, द प्लानिंग अथॉरिटी डिसाइड्स अबाउट एवरी एस्पेक्ट ऑफ इकोनॉमी टू द माइन्यूट डिटेल्स, सेट्स टारगेट्स एंड एडमिनिस्टर्स इट्स इम्प्लीमेंटेशन। ये सारा चीज़ किस में होता है? इंपेरेटिव प्लानिंग में। ठीक है, प्लीज पढ़ लीजिए इंपेरेटिव प्लानिंग। ये कमांड इकोनॉमी, सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी, उसमें होता है, आपको मैंने बताया था। फिर देखिए इंडिकेटिव प्लानिंग, यहाँ पढ़िए इंडिकेटिव प्लानिंग, अब इसको पढ़िए। इंडिकेटिव प्लानिंग इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन फॉर द ऑपरेशन एंड एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान्स। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट किया हुआ है। ठीक है, तो एनीवेज 22 का राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। आई क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं दोस्तों। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द डिफरेंसेस बिटवीन प्लानिंग कमीशन एंड नीति आयोग। तो प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग के बारे में स्टेटमेंट्स दिया हुआ है। तो ठीक है, नीति आयोग हैज अडॉप्टेड अ बॉटम अप अप्रोच इन प्लानिंग which is in contrast to the planning commission's tradition of top down decision making। ठीक है, प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग। प्लानिंग कमीशन क्या करती थी? टॉप डाउन अप्रोच था इसका प्लानिंग का। नीति आयोग का जो है वो है बॉटम अप। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा देखिए, नीति आयोग एन एडवाइजरी बॉडी हैज़ पावर टू एलोकेट फंड्स टू मिनिस्ट्रीज एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। ऐसा कुछ भी नहीं है। फंड एलोकेट करने का पावर नीति आयोग के पास नहीं है। फंड एलोकेट कौन करेगा? फाइनेंस कमीशन करेगा। ठीक है, फाइनेंस कमीशन भी करेगा नहीं, सॉरी, फाइनेंस कमीशन सजेस्ट करेगा। इसके सजेशन के बेसिस पर ही आपका फंड को एलोकेट किया जाएगा। तो 2 इज रॉन्ग। 3 देखिए, नीति आयोग काउंसिल कंप्राइजेज ऑल द स्टेट चीफ मिनिस्टर्स along with CM of Delhi, Puducherry, LG of UT, वाइस चेयरमैन नॉमिनेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो आपका ये तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ठीक है, नीति आयोग के काउंसिल में ये सभी लोग होते हैं। तो 23 का राइट आंसर क्या हो गया? 1 and 3 ओनली। अच्छा, इनकरेक्ट पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इनकरेक्ट पूछा जा रहा है तो बी, यानी कि 2 ओनली। ये 24 क्वेश्चन देख लीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग महालानोबिस मॉडल। महालानोबिस मॉडल के बारे में देख लीजिए कि महालानोबिस मॉडल हैज बीन कंस्ट्रक्टेड इन टर्म्स ऑफ केनेसियन एग्रीगेट्स। केनेसियन एग्रीगेट्स किसको बोलते हैं? नेशनल इनकम, ठीक है, इन्वेस्टमेंट, फिर आपका होता है कंजम्पशन, मतलब नेशनल कंजम्पशन, फिर नेशनल सेविंग्स। ठीक है, तो ये सब पार्ट होता है आपका केनेसियन एग्रीगेट्स का। एग्रीगेट यानी मैक्रो इकोनॉमी। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक एग्रीगेट्स होते हैं ना, कि जॉन मेनार्ड केन्स को क्या बोलते हैं लोग? फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमी। ठीक है, तो यस, तो मैक्रो इकोनॉमिक जो एग्रीगेट्स होते हैं वही हो गया आपका केनेसियन एग्रीगेट्स। ठीक है, तो यस, महालानोबिस मॉडल हैज बीन कंस्ट्रक्टेड इन टर्म्स ऑफ केनेसियन एग्रीगेट्स, क्योंकि नेशनल इनकम को बढ़ाना है, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना है, ऐसी बात की गई है। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा देखिए, महालानोबिस एम्फेसिस ऑन बेसिक हैवी इंडस्ट्रीज वाज आल्सो ड्यू टू इट्स ऑब्जेक्टिव इनेबलिंग द इकोनॉमी टू स्टॉप इंपोर्ट्स ऑफ फॉरेन कैपिटल इक्विपमेंट एंड मशीन्स। देखिए स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। क्या कर रहा है कि हम महालानोबिस का जो ये अप्रोच था कि बेसिक हैवी इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देना है। क्यों बढ़ावा देना है? ताकि इंपोर्ट ना करना पड़े फॉरेन से। तो हाँ बिल्कुल सही, क्योंकि हम लोग को क्या करना था? आपका सेल्फ रिलायंस करना था ना, सेल्फ रिलायंस करना था और इंपोर्ट डिपेंडेंस को घटाना था। तो 2 इज करेक्ट। 3 देखिए, द प्लान वाज डिवाइज्ड टू इनेबल इंडिया टू इंडस्ट्रियलाइज अंडर कंडीशंस ऑफ स्टैग्नेंट और स्लोली ग्रोइंग एक्सपोर्ट्स। तो सच्चाई ये थी कि हमारा एक्सपोर्ट ज़्यादा तो था नहीं, तो कम एक्सपोर्ट रहते हुए भी, अब चूंकि ज़्यादा एक्सपोर्ट नहीं करें तो ज़्यादा इंपोर्ट भी नहीं कर सकते हैं,
ठीक है। तो उसी के बीच हम लोग को इंडिया को इंडस्ट्रियलाइज करना है, ठीक है। यानी एक क्लोज्ड इकोनॉमी रहते हुए इंडिया को इंडस्ट्रियलाइज करना है, यही इसका गोल था। तो यस, थर्ड इज ऑल्सो करेक्ट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका 24 का, ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 एंड 3 ओनली। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 पर चलते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन लास्ट है एंड हेंस इट इज अ क्वेश्चन दैट यू हैव टू आंसर। तो देखिए आरबीआई का यहाँ बहुत लंबा चौड़ा लिखा हुआ है, इसको पढ़िए। आरबीआई इज इंटरेस्टेड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंडक्टिंग मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया विद द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ मेंटेनिंग प्राइस स्टेबिलिटी व्हाइल कीपिंग इन माइंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोथ। यानी कि आरबीआई को इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल करना है और ग्रोथ भी प्रमोट करना है, ठीक है। It is on the basis of its assessment of the monetary policy stance that a central bank calibrates its actions, ठीक है। In which of the following stance RBI more likely to cut down the interest rate। अब देखिए RBI मॉनेटरी पॉलिसी का स्टांस लेता है, ठीक है, जैसे एकोमोडेटिव स्टांस, न्यूट्रल स्टांस, हॉकिश स्टांस, कैलिब्रेटिंग स्टांस। तो इसमें से किस स्टांस में आरबीआई जो है रेट को कट करेगा? देखिए मैं मन तो कर रहा है मैं आपको बता दूं, बट सिंस इट इज़ योर क्वेश्चन यू हैव टू अटेम्प्ट इट एंड प्लीज़ ये सारे स्टांस के बारे में आप सारे स्टांस का क्या मतलब है वो कमेंट में प्लीज़ बताइएगा, ठीक है। अगर मैं आपके लिए 1-1.25 घंटे खर्च कर रहा हूँ, ठीक है, एंड इसके पहले भी मैं लेक्चर्स को पूरा प्रिपेयर करता दोस्तों, ठीक है। तो आप 5 मिनट दे करके एक अच्छा सा डिटेल्ड कमेंट लिख ही सकते हैं। तो अच्छे से इसको आंसर करिए। मिलेंगे आपसे एक और नए वीडियो में। दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक करिए और इसको जो दूसरे यूपीएससी स्टूडेंट्स हैं उनके साथ शेयर करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एंड इट इज़ अ टाइप ऑफ मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। चैनल को आप ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके होंगे क्योंकि आप लास्ट तक देखे हैं। मेरे टेलीग्राम ग्रुप CSE विथ आनंद मोहन को ज्वाइन करिए और मेरे साथ जुड़े रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।